चलिए आज तेलुगु फिल्म नेने की कहानी में उतरते हैं। एक ऐसी कहानी जो इतनी रहस्यमयी और उलझी हुई है कि वो विज्ञान और अंधविश्वास के बीच की लकीर को ही मिटा देती है। कहानी की बुनियाद एक ऐसे सवाल पर टिकी है जो सुनकर ही दिमाग घूम जाए। जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी का कंकाल तब मिले जब वो इंसान जिंदा हो और हमारे आपके बीच चल फिर रहा हो? और हमारी कहानी की जो हीरोइन है, आर्कियोलॉजिस्ट दिव्या, उसके लिए ये कोई मजेदार पहेली या सवाल नहीं था। नहीं, ये एक खौफनाक हकीकत थी जिसने उसकी पूरी दुनिया को, उसकी पहचान को, सब कुछ हिला के रख दिया। तो कहानी की शुरुआत होती है नलगोंडा के घने जंगलों से। हुआ ये कि एक विदेशी टूरिस्ट लापता हो गया और इसी की जांच पड़ताल करते करते दिव्या एक आर्कियोलॉजिकल खुदाई तक पहुंच जाती है। उसे क्या पता था कि ये खुदाई उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा राज खोलने वाली है। तो खुदाई होती है एक ऐसी जगह पर जो बरसों पहले एक दलदल हुआ करती थी, और वहां दिव्या को एक इंसानी कंकाल मिलता है। पहले तो सबको यही लगा कि ये शायद उसी लापता टूरिस्ट का होगा, लेकिन असलियत तो इससे कहीं ज्यादा अजीब और डरावनी थी। और फिर आती है फोरेंसिक रिपोर्ट, और यहां से विज्ञान के सारे नियम टूटने लगते हैं। रिपोर्ट में जो निकला वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। पहली बात, कंकाल 100 साल से भी ज्यादा पुराना था। चलिए ठीक है, लेकिन उस कंकाल की हड्डियों का ढांचा हूबहू दिव्या जैसा था, 100% मैच। बात यहीं खत्म नहीं हुई। जब उस कंकाल से 3D फेशियल रिकंस्ट्रक्शन किया गया तो जो चेहरा सामने आया वो दिव्या का था। और हद तो तब हो गई जब DNA और जेनेटिक टेस्ट ने भी कंफर्म कर दिया कि ये कंकाल दिव्या का ही है। अब बताइए, ये कैसे मुमकिन है? और एक तरफ जहां ये वैज्ञानिक पहेली और गहरी होती जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ कहानी एक भयानक मोड़ ले लेती है। शहर में एक के बाद एक कत्ल होने लगते हैं, और हर कत्ल का शक सीधा दिव्या पर जाता है, जिसके पास एक ऐसी एलिबी थी, एक ऐसा सबूत था जो उसे बचा भी रहा था और फंसा भी रहा था। देखिए, DSP के मर्डर के वक्त दो अलग अलग सच्चाइयां एक साथ चल रही थीं। एक चश्मदीद गवाह था राजू, जिसका कहना था कि उसने अपनी आंखों से दिव्या को कत्ल करते हुए देखा। लेकिन उसी वक्त के टोल रिकॉर्ड्स और CCTV फुटेज चिल्ला चिल्लाकर कह रहे थे कि दिव्या तो मीलों दूर अपने घर पर थी। तो सवाल यह है कि एक इंसान एक ही वक्त पर दो जगह कैसे हो सकता है? जिस हथियार से कत्ल हुआ वो भी कोई आम चाकू या बंदूक नहीं थी। वो एक पुराना लोहे का भाला था, और इसका वजन जानते हैं? पूरे 40 किलो। और ये 40 किलो का भाला DSP को एक औरत ने सिर्फ एक हाथ से फेंक कर मारा था। इतनी ताकत किसी आम इंसान में तो हो ही नहीं सकती। साफ था ये किसी अलौकिक शक्ति का काम है। जो इकलौता गवाह था राजू, उसकी बात इस खौफ को और भी बढ़ा देती है। वो कहता है, मैं उसे अपनी आंखों से तो देख पा रहा था, लेकिन मेरे कैमरे में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो रहा था। मतलब ये कोई ऐसी चीज थी जो टेक्नोलॉजी की पकड़ से भी बाहर थी। दहशत का ये खेल यही नहीं रुका। अगला नंबर था DSP के भाई का। उसे एक म्यूजियम में रखा पुराने जमाने का एक टॉर्चर बॉक्स उसके अंदर बंद करके मार दिया गया। कत्ल का तरीका इस बार भी उतना ही बेरहम और अमानवीय था। इन सारे बेरहम कत्लों के पीछे का मकसद तब जाकर साफ होता है जब वो आत्मा अपनी असली पहचान बताती है। उसका नाम था दमयंती, और वो 100 साल पुराने एक धोखे का बदला लेने के लिए वापस आई थी। दमयंती की कहानी सुनकर सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 100 साल पहले अपने पति की जीत पर उसने बस खुशी से ताली बजाई थी, और उसकी यही एक ताली शाही सलाहकार रामलिंगम और उसके परिवार की आंखों में चुभ गई। उन्होंने धोखे से दमयंती के पूरे परिवार को मार डाला, उसके पति को अंधा करके उसी लोहे के बक्से में तड़पा तड़पा कर मारा, और दमयंती को उसे भी मारकर उसी दलदल में फेंक दिया जहां 100 साल बाद दिव्या को उसका कंकाल मिला था। तो ये कत्ल यूं ही नहीं हो रहे थे, ये तो कर्मों का हिसाब था। जैसा कि यहां साफ साफ दिख रहा है, 100 साल पहले के गुनहगारों के वंशज ही आज के विक्टिम्स थे। जो DSP मारा गया वो धोखेबाज रामलिंगम का ही पुनर्जन्म था, और बाकी के लोग भी उसी के परिवार के थे। दमयंती एक एक करके अपना हिसाब बराबर कर रही थी। यहां दिव्या अपनी समझदारी और हमदर्दी से दमयंती को यह समझाने में कामयाब हो जाती है कि बदला लेने का ये तरीका गलत है। वो उसे कहती है कि आज के ये लोग अपने पूर्वजों के गुनाहों के लिए जिम्मेदार नहीं हैं, और दमयंती उसकी बात मान जाती है। वो शांति से हमेशा के लिए चले जाने को तैयार हो जाती है। लगता है कि चलो सब ठीक हो गया, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती।
जैसे ही भूत का खतरा टलता है, एक नया और शायद उससे भी ज्यादा खतरनाक इंसानी खतरा सामने आ जाता है। कभी-कभी इंसान का डर किसी भूत से भी ज्यादा जानलेवा हो सकता है। खुद दिव्या का भाई विवेक और डीएसपी की बहन कल्याणी, जो अब तक जिंदा थे, वो डर के मारे दिव्या को एक खौफनाक धमकी देते हैं। उनका सीधा सा कहना था, अगर उस भूत को हमें मारने के लिए तुम्हारे शरीर की जरूरत है तो फिर तुम्हें ही मरना होगा। अब अपनी जान बचाने के लिए दिव्या को एक बहुत खतरनाक चाल चलनी पड़ती है। वो अपनी कुर्बानी देने का नाटक करती है और उन सबको उसी दलदल वाली जगह पर बुलाती है। फिर वो ऐसा दिखाती है जैसे दमयंती की आत्मा उस पर वापस आ गई है। सब बुरी तरह डर जाते हैं और बस दिव्या उनके इसी डर और उस रात के तूफान का फायदा उठाकर उनकी एक्सीडेंटल मौत का जाल बुन देती है। और यहां कुदरत या कहने के कर्म अपना काम पूरा करता है। एक आदमी कीचड़ में फिसलकर बांस पर जा गिरता है। दिव्या का भाई विवेक भागते हुए लताओं में उलझ जाता है और उसका दम घुट जाता है। और कल्याणी, वो ठीक उसी दलदल में गिरकर डूब जाती है जहां 100 साल पहले दमयंती की मौत हुई थी। कहानी के बिल्कुल आखिर में एक और ट्विस्ट आता है। दिव्या की मुलाकात एक नए फॉरेस्ट रेंजर से होती है और वो कोई और नहीं बल्कि 100 साल पहले वाले उसके पति का ही पुनर्जन्म होता है। उनकी 100 साल पुरानी अधूरी प्रेम कहानी आखिरकार पूरी हो जाती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये इंसाफ था? दमयंती तो चली गई, लेकिन क्या बदला पूरा हुआ? या फिर दिव्या के हाथों से अनजाने में ही सही बदले और कर्म का एक नया चक्र शुरू हो गया? इस सवाल का जवाब शायद सबके लिए अलग अलग